पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। चने की फसल के प्रमुख रोग और रोकथाम। नींबू के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। चना की फसल प्रदेश में बहुत से किसानों ने लगा रखी है और अभी ये बढ़वार से लेकर फली बनने तक की अवस्था में है। चने की फसल में आमतौर पर उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है और फसल की किसी भी अवस्था में ये रोग पनपने लगता है। इसीलिए बुआई के समय से ही इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाना चाहिए, जिसके बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। चना आपकी खेत में लग चुकी होगी और उम्मीद करते हैं कि आपकी चना धूप के कारण से काफ़ी ग्रोथ भी हुआ होगा। लेकिन कई चीज़ें हैं जो कि आप चना में कई बीमारी देखेंगे। इसमें प्रमुखतः जो है फफूंद से होने वाली बीमारी है और विषाणु से होने वाली बीमारी। तो इसमें हम देखेंगे पहले हर रोग का लक्षण हम जानेंगे। जैसे कि उकठा में आप जानते होंगे कि अभी की स्थिति में कहीं कहीं आप खेतों में देख रहे होंगे कि आपके पौधे पीला हो रहे होंगे और वो पीला होके जो है धीरे धीरे उसके जो है एक एक जो है जो तना है वो सूख रहे होंगे और पीला हो जाएंगे। उकठा रोग फ्यूजेरियम नामक फफूंद के कारण होता है। गर्म और नमी वाला वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है। मौसम में बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर फसल में उकठा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में किसान सही प्रबंधन अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये इस फसल के प्रमुख रोग में से एक है। यह सामान्यतः मृदा तथा बीज जनित बीमारी है, जिसकी वजह से 10 से 12% तक पैदावार में कमी आती है। यह पौधे के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोग ग्रसित चने के पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंठल झुक जाते हैं, पौधा सूखना शुरू हो जाता है और मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। और जब आपको उसके जड़ को देखते हैं तो जड़ को जब आप दोनों तरफ से चीरते हैं तो देखते हैं कि उसमें काले रंग का आपको जो है फफूंद के कारक जो है दिखाई देते हैं। तो इस स्थिति को हम लोग उकठा कहते हैं और आप कहीं कहीं पैचेज में इसको पूरे खेत में देखते हैं। इसके बचाव के लिए पहला चीज़ जो है क्योंकि मिट्टी जनित बीमारी है तो इसको आपके बचाव करने के लिए बीज उपचार, तो क्योंकि बीज उपचार भी जरूरी है तो बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम से 2.5 ग्राम मात्रा
और साथ ही आप या तो ट्राइकोडर्मा का 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, या कार्बोक्सिन जो मिलता है उसका आप 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप कर सकते हैं। साथ ही 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। मानसून में खेत की नमी को संरक्षित करें। गहरी जुताई करके खेत को समतल करें। रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं। जब तापमान अधिक हो तब बुआई न करें। अक्टूबर के दूसरे व तीसरे सप्ताह में बुआई करें। दूसरा, अगर आपको उकठा अगर इस समय दिखाई देता हो तो आपको मिट्टी को भिंगाना है। तो पूरे जो है खेत को हम लोग मिट्टी को तो भिंगा नहीं सकते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ ये बीमारी आपको दिखाई देगा आप उसको जड़ को टारगेट करना है। इसमें जो फफूंदनाशक है जिसको कि हम लोग जानते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड का 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के, और जहाँ पे आपको बीमारी ये खेत में दिखाई देगा पैचेज में, उसके जड़ को टारगेट करते हुए, मिट्टी को टारगेट करते हुए छिड़काव करना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि वो जो है एक दूसरे से जो है और जो है जो स्वस्थ पौधा जो है वो आक्रांत ना हो। दूसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग कहते हैं ड्राई रूट रॉट। ड्राई रूट रॉट में ये होता है कि पौधे के पत्तियां जो है पीली हो जाती हैं, और पीले होने के बाद आप देखेंगे तो जो जड़ का भाग है भूरे रंग का जो है, उसमें आप देखेंगे कि आपको जड़ के पास मिट्टी से लगा हुआ वहाँ से, और जब इसको आप करेंगे तो आप छुएंगे तो पौधे कड़क से टूट जाता है, उसका जो तना जो है टूट जाता है। तो ये जो है ड्राई रूट रॉट, और इस स्थिति में जो अभी का स्थिति है उसमें ड्राई रूट रॉट आने का संभावना ज़्यादा है। इसके लिए भी हम लोग जो है वही जो उकठा के लिए इस्तेमाल किए बीज उपचार करें, या मान लीजिए कि आपको उकठा ये जो है दिखाई दे आपको, तो आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड का आप 2.5 या 2 ग्राम मात्रा या 3 ग्राम मात्रा आप प्रति लीटर पानी में डाल के जो है आप उसको मिट्टी का उपचार करें, या जो है जड़ को देखते हुए, जड़ को टारगेट करते हुए आप उसका उपचार करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आज के समय में अगर खेती बाड़ी से अच्छा लाभ कमाना है तो आपको खेती के साथ सह व्यवसाय को करना बेहद जरूरी है। और इन कृषि सह व्यवसायों में बैकयार्ड पक्षियों को पालकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इनका पालन कम जगह और कम खर्च से आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए बैकयार्ड पक्षियों के पालन के बारे में जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार से। लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में अगर मांसाहार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बकरी और जो है कि ब्रॉयलर की मीट पे लोगों का झुकाव रहता है, लेकिन बदलाव के लिए वो भिन्न भिन्न बर्ड्स का मीट भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। नवीन वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी द्वारा कुक्कुट पालन एक उद्योग का रूप ले चुका है, जिससे भोजन के आवश्यक अंग प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होता है। गत 30 से 35 वर्षों में बड़े शहरों में अंडा और कुक्कुट की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। इसी कारण ये व्यवसाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको किसान 25 से 50 पक्षी रखकर बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में भी कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने बताया है पहले, बैकयार्ड पोल्ट्री में हम लोग पुराने देसी मुर्गी की बात करते हैं जिसका ब्रीड असील और ग्राम प्रिया, वन राजा इत्यादि। उसके बाद जो है कि देसी मुर्गी के अलावा अन्य पक्षी जिसका हम लोग जो है कि पालन कर रहे हैं, जो कि मेनली बैकयार्ड फार्मिंग के रूप में ही अभी अपने देश में किया जा रहा है, उसमें बटेर, टर्की और गिन्नी फाउल प्रमुख है। बटेर जहाँ तक जो है कि काफ़ी छोटा वजन होता है, 300 ग्राम का होता है और बहुत कम दिनों में 20 से 25 दिनों में इसको पाल कर तैयार किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा फार्म हाउस की आवश्यकता होती है और एक हम छोटा सा घर बना के ही इसको पाल सकते हैं, चूँकि इसको अन्य जीवों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम लोग जिस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं उस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं और जो सारा कुछ हम लोग ब्रॉयलर पालने में ध्यान देते हैं वो यहाँ भी करते हैं। बटेर का अंडा कंपेरेटिवली छोटा होता है तो अंडा ज़्यादातर उपयोग में नहीं लाया जाता है, ज़्यादातर इसको हम लोग मीट उत्पादन के लिए ही पालते हैं। उसके बाद गिन्नी फॉल की बात करते हैं तो गिन्नी फॉल एक तरह से कहिए कि चाइनी मुर्गी या चीनी मुर्गी हम लोग कहते हैं और ये विदेशी मुर्गी की तरह लगता है। वजन में ये आम मुर्गियों से बड़ा होता है और इसके लिए भी हम लोग एक तरह से बैकयार्ड पोल्ट्री के में ही इसको पालते हैं अपने घर के पीछे। गिनी फाउल पालन अंडे और मांस दोनों के लिए किया जाता है। 12 हफ्तों में इसका वजन 10 से 1200 ग्राम तक हो जाता है। इस दौरान ये 110 से 200 अंडे तक देती है और लगभग 4 से 5 माह के बाद ये पक्षी बेचने योग्य तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा ये वाइल्ड है, मतलब ये कहिए कि हम लोगों से उतना फ्रेंडली नहीं है जितना कि मुर्गी प्रजाति हम लोगों से फ्रेंडली है। तो इसके लिए भी हम लोग खाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ये घूम फिर के चर के पिछवाड़े में जो भी घर में जो भी हम लोग के घर का जो वेस्ट पदार्थ है वो खा के ये तैयार होता है। और इसका जो है कि इसको अंडा, अगर हम लोग इसको अंडा लेना चाहें तो इसके लिए इसका काफ़ी उम्र बढ़ेगा तभी ये अंडा देगा। उसी क्रम में एक टर्की एक पक्षी है जिसका जो है कि एडल्ट वेट काफ़ी बड़ा होता है। वो उससे जो है कि हम लोग 7.5 किलो से 9.5 किलो तक का मीट प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए उसको हम लोगों को कम से कम 12 से 14 वीक तक उसको ग्रो कराना पड़ता है। टर्की भी एक वाइल्ड है और विदेशी पक्षी है जिसको हम लोग अब घर के पिछवाड़े में या एक घेरा बना के, बाड़ी बना के उसको हम पाल सकते हैं। टर्की पक्षी में बोर्ड कगेस्टेट हवाइट भारत में पाली जाने वाली प्रमुख टर्की है। यह भारतीय जलवायु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है। यह 7 से 8 माह में 10 से 12 किलोग्राम शरीर भार प्राप्त कर लेता है। इसके विषणन की आयु क्रमशः नर एवं मादा में 80 से 23 सप्ताह एवं 18 से 20 सप्ताह उपयुक्त है। 20 से 24 सप्ताह की आयु में उनका शरीर का वजन 8 से 9 किलोग्राम हो जाता है। और यहाँ भी हम लोग अंडे का उतना उपयोग नहीं करते हैं जितना इसके जो है कि बर्ड का। रही बात, हम लोग कोई भी मुर्गी पाल रहे हैं, घर के पिछवाड़े में पाल रहे हैं, तो जैव विविधता या बायोसिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे कि इसमें कोई बीमारी नहीं आवे, वहीं पे हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि कोई भी बीमारी आवे नहीं आवे इसके लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करते हैं जिससे कि जो भी रोग पैदा करने वाले जीवाणु या विषाणु पीछे बहुत दिन से मुर्गी वहाँ रह रही है तो उससे जो है कि हो जाती है, उसके मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो उसका जो है कि संख्या घट जाए और मुर्गी जो है कि एक स्वस्थ जीवन जी सके। आमतौर पर घर के पिछवाड़े यानी कि बैकयार्ड में पाले जाने वाले पक्षी जैसे देशी मुर्गी, बटेर, टर्की और गिनी फाउल अधिकांश आहार का भाग चराई से प्राप्त कर लेती है। ये चराई में केचुए, छोटे कीड़े, घोंगे, दीमक, घास फूस और रसोई अवशिष्ट के पदार्थ खाती है, जिससे इसके आहार में 50% तक की बचत होती है। इसके अलावा इनके आहार में हरा चारा शामिल किया जाता है। शेष बचे आहार की पूर्ति के लिए पूरक आहार में दाना और खनिज मिश्रण दे सकते हैं। किसान थोड़ी सी जगह में इनका आवास बांस और पुआल आदि बना सकते हैं। शिकारी पक्षियों और अन्य जीवों से बचाने के लिए सुरक्षा घेरा भी तैयार कर सकते हैं। उसको मुर्गी को दिया जाने वाला ही डाइट हम लोग दे सकते हैं, या जो कि हम लोग के यहाँ जो भी घर का वेस्ट है या एग्रीकल्चरल बाई वेस्ट है वो उसको दे सकते हैं और उसको हम लोग पाल सकते हैं। टर्की को भी हम लोग मुख्यतः मांस के लिए भी पालते हैं। इसके अंडे का सेवन हम लोग उतना नहीं करते हैं। इसमें भी बीमारी से बचने के लिए किसी तरह का टीका नहीं है। स्पेशली जो मुर्गी में टीका है वही यहाँ भी हम लोग देते हैं और उसी तरह से डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके किसी भी संभावित बीमारी से बचाते हैं। वैसे तो ये सभी पक्षी बीमारियों के प्रति अधिक सहनशील होते हैं, फिर भी इनके अच्छे विकास के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें। जैसे पानी के बर्तनों को प्रतिदिन साफ करें, उनमें स्वच्छ और ताज़ा पानी भरें, पक्षियों को संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं, दाने के बर्तन पक्षियों के पहुँचने लायक ऊंचाई पर रखें, समय समय पर दाने के बर्तनों की सफाई भी करते रहें।
यदि आहार की खपत कम या अधिक हो तो इसका कारण ज्ञात कर उसे दूर रखें। यदि उनमें कोई कमजोर, सुस्त या बीमार दिखाई दे तो उसे झुंड से अलग कर दे। अगर आप भी इन पक्षियों का पालन करना चाहते हैं तो अपने यहाँ की बाजार मांग देखें और इसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली से संपर्क कर इनका प्रशिक्षण ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने प्रदेश के जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं, अभी उनके बागों में कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत है, जैसे सिंचाई प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन के साथ बागों में कुछ कीट रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनका बागवान भाई समय से नियंत्रण नहीं कर पाते, जिस कारण फसल को काफी क्षति होती है। तो इन सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। नींबू वर्गीय फसल बहुत ही बृहद शब्द है। एक शब्द में कई चीजें समाहित हैं। नींबू में नींबू भी आता है, जो हम लोग आम शब्द में नींबू घर में उपयोग करते हैं। संतरा भी आ जाता है, मौसमी भी आ जाता है, टाभा नींबू भी आ जाता है इसमें, जिसको गागल कहते हैं। और इसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग किसानों को प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अभी ठंड चल रहा है और जैसे ही ठंड खत्म होगी, पौधों में आपका फलन प्रारंभ हो जाएगा, फूल आना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बागों की सफाई करें, बगीचे की सफाई रखें। चारों तरफ, जड़ के चारों तरफ अपना थल्ला का सफाई कर ले, उसमें किसी प्रकार का घास खरपतवार ना हो। यह बहुवर्षीय बागवानी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। पौधे को प्रथम वर्ष 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खाद का भी प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व वर्ष में एक बार पौधों को देना चाहिए। घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव से पैदावार काफी अच्छी मिलती है। साधारणतः आम नींबू में समस्याएं आती हैं कि नींबू में जहां अगर कभी किसान गलती से पानी वाले जगह में लगा लेता है तो उस पर बहुत सारे वाटर सूट्स उगते हैं, जो किसान चाहे तो ऐसे भी तौर पर पहचान सकते हैं कि वो साधारण जो मुख्य पौधा है उसका वो तना अलग होता है, उसमें बड़ी बड़ी पत्तियां आती हैं, बड़ा बड़ा कांटा आता है और वो बहुत तेजी से उगता है। और वो कहीं उगता दूसरी जगह नहीं उगता है, साधारणतः पौधों पर ही उगता है। तो पहले फूल आने से पहले अभी किसान भाइयों के लिए सबसे जो आवश्यक है कि सर्वप्रथम इस तरह के तना का चयन करें और उसको वो कटाई छटाई करके हटाएं, और कटे भाग पर हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप जरूर लगाएं। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में बरसात का पानी का रुकाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं और पौधों के मुख्य तने को बोर्डो मिश्रण से पुताई कर दें। बाग में कैंकर, शामवर्त, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। दूसरा, हमारे नींबू में आप गौर करते होंगे कि जब हमारा नींबू फलता है तो नींबू पर छोटा छोटा छिद्र टाइप होता है।
वो सिट्रस कैंकर होता है, उसको पहचानने का कोशिश करें। नींबू की पत्तियों पर आप देखते होंगे कि छोटा छोटा छिद्र होता है, और इस तरह का नींबू की पत्तियों पर होता है, तना पर होता है, और इसका पहचान हमको कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके प्रकाश संश्लेषण वाले क्षेत्र को वो कम कर देता है, जिससे उत्पादन में कहीं ना कहीं अवरोध प्राप्त होता है। और सर्वप्रथम अगर कम दिखाई दे रहा है तो उसकी कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई कर देने के बाद उसे मिट्टी में दबा दें, और किसी भी बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल दवा का, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह का दवा बाजार में मिलता है, इस प्रकार का दवा का स्टिकर और शैम्पू मिला करके आप अपने पौधों पर छिड़काव करें। इस प्रकार सिट्रस सैला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट, थ्रिप्स, मिलीबग जैसे कीट भी मौसमी के उपज को प्रभावित करते हैं। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं, जबकि सैला पत्तियों के रस चूस कर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डूंगरी, जिला रांची के कृषक सज्जन महतो ने। ये मधुमक्खियों के शत्रु कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सज्जन महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन में लगने वाले बहुत सारे रोग और कीड़ों के बारे में, जिससे कि हमारे बिहार और झारखंड के किसान भाई बहुत अच्छी तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं, लेकिन उनको तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिससे उसमें बहुत तरह के रोग और उसमें कीड़ों के लगते हैं। तो आज हम संक्षेप में जानेंगे कि किस तरह के रोग और कीड़े मुख्यतया परेशानी पैदा करते हैं। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होता, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं, और इसी तरह से कई प्रकार वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देते हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को खा जाती हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग कीड़ों के बारे में। तो इसमें मुख्य तरह तो वरुआ माइट भी अष्टपदी होता है, उसमें 8 पैर होते हैं, और यह मतलब चूस लेता है जिसमें वयस्क हैं और शिशु हैं। मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि नर पशुओं को, ये नर मधुमक्खियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जैसे हमारे जीव जंतुओं में और हमारे मनुष्यों में जिस तरह से मच्छर हमारा खून चूसते हैं, उसी तरह उसमें है उनका रस चूसने में इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में ये कीट लगता है, उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। कुछ माइट मक्खियों को अपनी चपेट में इस कदर ले लेते हैं कि मधुमक्खियों पर प्रहार करते हुए छत्ते में घुसकर लार्वा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये उसके सिम्टम हुए, और इस तरह से वो रस चूस लेते हैं, जिससे कि आगे जाकर के मृत्यु हो जाती है शिशुओं की और वयस्कों में भी। एक और कीड़ा इसमें बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करता है मधुमक्खी पालकों को, वो होता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक छोटा मोमी पतंगा और एक बड़ा मोमी पतंगा। मोमी पतंगा के लिए क्या है कि ग्रीष्म ऋतु और वह ऋतु जिसमें अकाल का समय होता है, जबकि उनके पास बहुत उपलब्धता नहीं होती है खाने की, परागण की, तब उस समय उसका ज्यादा अटैक रहता है। ये क्या करते हैं कि श्वास नली में जाकर के उनको रोक देते हैं, उससे मृत्यु होती है वयस्कों में। तो मोमी पतंगा के लिए ये अंदर एक टनल बना लेते हैं, एक तरह का सुरंग बना लेते हैं, और उसमें जाकर के शहद का, और शहद खाने के बाद ये मोम को भी खाते हैं। मोम जो बी वैक्स निकलता है उसको भी ये खाते हैं। तो इनके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि गंधक, 1 ग्राम गंधक से हम धुआं करते हैं, उसको जला देते हैं, और उसको थोड़ी देर तक धुआं करने से उससे राहत मिलता है। उसके बाद हम करते हैं कि डाइकोफॉल, एक तरह का ये कीटनाशी है, इसको हम जलाते
रहते हैं और इसके धुआं से भी काफी राहत मिलता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खी के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बाक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भर कर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़िया से बचाव करें। तो इसके अलावा बहुत सारे पक्षियां भी है जो कि लूट ले जाती हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता का द्वार है उसको छोटा रखते हैं। और हमेशा जब मधुमक्खी में जब जैसे एक समय आता है जिसमें कि अकाल की अवधि होती है, जबकि बहुत सारे फूल पौधे नहीं उपलब्ध रहते हैं, तो उस समय उनके खाने की व्यवस्था का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि उनको चीनी का घोल हमेशा समय समय पे देते रहना चाहिए। और हमेशा मधुमक्खी पालक जितने भी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि वो प्रतिदिन देखें और उसमें समस्या को समझें, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं प्रतिदिन वहाँ पे विजिट करने से, घूमने से। और इस तरह का अगर उनको प्रकोप दिखे तो इस तरह के रोगों का निस्तारण करें। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।